हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारा चैनल यानी नॉलेज वर्ल्ड विद आकाश सर। इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारी जो भारत का इतिहास रहा है वो किस तरीके से हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास शुरुआत से, यानी हम स्टार्टिंग से इसको कवर करेंगे। देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है ना, जो हमारी हिस्ट्री है मैं आपको दिखा दूँ एक बार इस तरीके से। भारत का इतिहास है जो हमारा, वो 3 भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन के हिसाब से। एंशियंट यानी प्राचीन भारत, मिडेवल यानी मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न यानी आधुनिक भारत। इनकी जो अवधियां हैं वो हमने यहाँ पर आपको दिखाई हुई हैं। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा समय है, एक टाइम पे हम ये मानते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा, और वो 0 स्टार्ट हुआ होगा ईसा मसीह के जन्म से। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी समय था, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी हुआ है उसे हम एडी कहते हैं, ईसवी कहते हैं, ठीक है। तो एंशियंट जो इंडिया है या प्राचीन भारत है, उसकी अवधि 5 लाख बीसी से लेकर 1205 एडी यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1205 ईसवी तक है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत, इसके अंदर 1205 से लेकर 1707 तक की 1707 ईसवी तक का आपका समय है, 1205 ईसवी से 1707 ईसवी। और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 1707 से लेकर 1947 तक माना जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत क्या है। देखिए, प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिस समय की जानकारी के कोई लिखित प्रमाण साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछ लेता है एमसीक्यू के टाइप में कि फादर ऑफ हिस्ट्री बताइए, तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको बता दिया, ये वह काल होता है जिस समय की कोई भी जानकारी, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो होता है, इनमें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो आपका होता है पुरापाषाण काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रही, और प्रागैतिहासिक काल में मध्यपाषाण काल आया है जो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक रहा है। नवपाषाण काल जो 7,000 ईसा पूर्व के बाद का समय है। देखिए, आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी वीडियो बोरिंग सी लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंटरेस्ट पूरा इसमें बना रहे। बाकी आगे अगर आप बने रहेंगे वीडियो में तो आपको पता लगेगा हमने बहुत से अच्छे तथ्यों को इसके अंदर कंबाइन किया हुआ है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, और स्किप ना करें ताकि आपको पूरी वीडियो का प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल सके। अब पुरापाषाण को फर्दर हम 3 डिवाइड में डिवाइड कर दिया, तो ये कोई नहीं पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस आपको 3 ये बात याद रखनी है कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। क्वेश्चन जो आता है वो इन तीनों से जरूर आता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बने रहना है। अगला, अब हम बात करते हैं पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के विवरण की। देखिए, पुरापाषाण काल क्या होता है। पुरापाषाण काल आपको बता दिया मैंने, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो पुरापाषाण काल में हमने रखा हुआ है। अब इस टाइम कौन से साक्ष्य मिले थे, क्वेश्चन क्या बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, बस उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पुरापाषाण काल की संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, भोपाल के भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी भोपाल के भीमबेटका से पुरापाषाण के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि पुरापाषाण के काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो सोहन नदी, बेलन नदी, नर्मदा नदी, भोपाल के भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हैंड एक्स क्लीवर और स्क्रैपर आदि उपकरण भी प्राप्त हुए थे दोस्तों।
ये चौतरा नामक स्थान से हस्त कुठार और शल्क पाए गए हैं। नर्मदा नदी घाटी के नरसिंहपुर और महाराष्ट्र के नेवासा, आंध्र प्रदेश के गिदलूर, करीमपुड़ी तथा तमिलनाडु के वादमदुराई, अतिरंपक्कम से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भीमबेटका के जो अवशेष है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। अब अभी इम्पोर्टेंट चीज आपकी है मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल जो होता है, मध्य पाषाण काल जो है उसके जो अवशेष है वो आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। तो आप बता सकते हैं कि जो एमपी है वहाँ के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं। मानव के अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाहर महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि इस काल यानी मध्य काल के जो उपकरण होते थे जो मानव ने बनाए थे वो आपके क्या कहते हैं, बहुत छोटे औजार बनाए थे। तो इसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके क्या कहते हैं, इसमें आपके आदमगढ़ मध्य प्रदेश से गुफा चित्रकारी के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हुए हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और सरायनहर, नया मैदया और दमदमा सबसे पुराने मध्य पाषाण काल हैं, स्थल हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आग का आविष्कार है वो पुरा पाषाण काल में हुआ है, जहाँ पर आदि मानव निवास करता था। जहाँ पर आदि मानव जो था, आदि मानव वो निवास करता था। ठीक है, आदि मानव। और आग की खोज भी इसी टाइम पर हुई थी। यहाँ पर लिखा जरूर है कि इस काल में आग की खोज हुई है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जो अगर पुरापाषाण काल आपको ऑप्शन में नहीं मिले फर्स्ट टाइम तो आप नवपाषाण काल लगा सकते हैं, लेकिन आग की खोज तो पुरापाषाण काल में ही हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अगला, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़, वहां से आपके कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपका जो मेहरगढ़ है वहां से आपको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले और ये नवपाषाण काल में है। ठीक है, बुर्जहोम, गुफकराल, अनेक गर्तावास, अनेक प्रकार के मृदभांड यानी मिट्टी को जब पका लेते थे उसे मृदभांड कहते थे दोस्तों। ठीक है ना। तो इस चीज के बारे में वगैरह प्रस्तर और हड्डी के अनेक औजार भी प्राप्त हुए। किस काल में हुए? नवपाषाण में। इम्पोर्टेंट ये है कि कोल्डी हवा जो कि यूपी में पड़ता है, कोल्डी हवा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है। और कोल्डी हवा जो है वो यूपी में पड़ता है। और यहाँ पर हमें किसकी? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पहिए का जो आविष्कार है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहिए का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिख नहीं रही। हाँ, हड्डी के उपकरण आपको चिरांद जो कि बिहार में स्थित है यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, और मृदभांड यानी मिट्टी को पकाकर जो औजार वगैरह बनाए जाते हैं वो मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल के इंपॉर्टेंट साक्ष्य ये हैं कि मेहरगढ़ की कृषि, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त होना और पहिए का आविष्कार यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि जो मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट की थी वो नवपाषाण काल में स्टार्ट की थी और स्थायी निवास भी उसने नवपाषाण काल में ही शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। खेती जो की थी वो सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों के बीच की थी, जो अभी आपके पाकिस्तान की तरफ जो ये एरिया पड़ता है वहां पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे हटा देते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो
सर्वमान्य काल माना जाता है वो कब का माना जाता है? ये माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी होती है रेडियो कार्बन C14 तकनीक। रेडियो कार्बन C14 तकनीक होती है जिससे ये विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता का काल पता करते हैं कि ये कब से कब तक थी। ठीक है, ये नवपाषाण काल में ही रखी गई है। नवपाषाण काल में ही इसकी जो अवधि है वो आती है, इसको हमने रखा है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के समय का इसका दोस्तों समय माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं जो घरों के अवशेष बने हुए मिले हैं कि हाँ यहाँ पर पहले लोग रहते थे और बड़े ही सभ्य लोग थे। ठीक है, जो आज के आर्किटेक्चर को फेल करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज के आर्किटेक्चर तक को फेल करते हैं। इस तरीके की उनकी इमारतें वगैरह पाई गई। ठीक है, हम इसमें पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है वो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला था और ये सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में अहमदाबाद जो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगडोर और पूर्व में यूपी के आलमगीर तक आपके विस्तृत है। यानी हमें ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं यूपी में, यूपी की तरफ ये देखिए मांडा यूपी का, कश्मीर की तरफ जो उत्तर की तरफ है मांडा है, दक्षिण की तरफ ये अहमदाबाद है दोस्तों, ये रहा, और सुतकांगडोर बलूचिस्तान के अंदर है, ये रहा, और आपका जो यूपी का आलमगीरपुर है ये रहा। यहाँ से लेकर ये चारों अंतिम बिंदु हैं जहाँ आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाई गई है। ठीक है, ये आपको हमने बताया है। ये इसकी अंतिम सीमा यानी उत्तर कश्मीर तक मांडा तक फैली हुई है, दक्षिण में अहमदाबाद तक, पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में सुतकांगडेर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक आपकी ये फैली हुई है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज का जो विवरण है वो सबसे पहले ये श्रेय किसे दिया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी, 1921 में की थी। इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि रावी नदी के किनारे है और अभी हाल ही में जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाया क्या गया है, तो इसके अंदर पाया क्या गया है, इसके अंदर तांबे की इक्के गाड़ी, पैमाना और तांबा गलाने से रिलेटेड भट्टियां, अन्नागार पाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें अगर तो मोहनजोदड़ो, ये भी प्रमुख स्थल हैं। देखिए ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, ये जो हमारे जो नए सहपाठी हैं जो पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, रंगरोपर, ये जितने भी आप स्थल देख रहे हैं ये सारे के सारे सिंधु सभ्यता में आते हैं। क्योंकि पहला जो स्थान था जो प्रमुख स्थल था वो हड़प्पा मिला था। इस वजह से क्या हुआ कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से नाम पड़ गया। तो याद रखना दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स ने की खोज 1921 में रावी नदी के किनारे की थी और यहाँ से तांबे से रिलेटेड सारा तांबे की इक्का गाड़ी, इससे जानकारी आपको ये प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो होता है आपका, ये मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी दोस्तों, राखल दास बनर्जी ने की थी।
कब की थी जी? 1922 में की थी। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। ये सिंधु नदी के किनारे है और ये भी पाकिस्तान के लरकाना प्रांत जिले में ही पड़ती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखिए नर्तकी की मूर्ति, ये प्रश्न कई बार एसएससी ने पूछा है कि नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति कांसे की देखिए जो नर्तकी की मूर्ति है कांसे की बनी हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। स्नानागार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्नानागार बहुत बार पूछा है, इसकी गिनती नहीं है, यानी स्नानागार कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांसे का जो उपयोग है वो करना मानव ने सीख लिया था, ठीक है, क्योंकि वो कांसा बनाना जानते थे। और आप जानते हैं अगर तांबे में टिन को मिला दे तो वो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। चलिए, चनहुदड़ो भी इम्पोर्टेंट स्थल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मगर ये कोई नहीं पूछता है किसने इसकी खोज की है। इम्पोर्टेंट है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूछता है। इसके अलावा रंगपुर देखिए, रंगपुर, लोथल धौलावीरा, रंगपुर और लोथल, ये तीनों आपकी गुजरात में पाई जाती हैं। देखिए ये भी गुजरात में है, ये भी लोथल भी गुजरात में है और आपकी धौलावीरा भी गुजरात में है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी धौलावीरा को हमने शामिल किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल में बंदरगाह थी, तो ये अभी लोथल में बंदरगाह बना दी गई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आपके लिए बन सकते हैं यहाँ से दोस्तों, तो याद रखिए। अब आप देख सकते हैं कि रंगपुर से, देखिए रंगपुर जो है यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा जो लोथल है, लोथल को आप छोड़ सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। इसके अलावा कालीबंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पड़ता है और यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, पकी हुई ईंटें मिली हैं दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण और पकी हुई ईंटें मिली हैं, इसका मतलब ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और मनके बनाने के कारखाने, ये इंपॉर्टेंट है, जो चनहुदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, ठीक है। यहाँ से स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपने सभी नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि सामाजिक जीवन उस समय कैसा था, लोग किस तरीके से जीवन को जीते थे। देखिए, सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था और कमाल की बात आपको जानकर हैरानी होगी कि जो समाज था वो मातृ प्रधान और मातृ सत्तात्मक था, यानी जैसे कि आज का जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, ऐसे ही जो पहले का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। यानी कि आप ये सोच सकते कि अगर पहले शादी होती होगी तो जो अभी क्या होता है, अभी शादी होती है तो जो लड़कियां होती हैं वो अपना घर छोड़ती हैं और अपने हस्बैंड के घर जाती हैं, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता होगा, आप समझ गए होंगे। और नई बात यह है कि उस टाइम माताओं की चलती होगी, माताओं के नाम से ही बच्चों को जाना जाता होगा, ऐसा उनकी माँ सोच रही होगी कि ये गर्भ धारण करती हैं, इतना दर्द झेलती हैं, तो इस वजह से बच्चे का नाम है वो, बच्चा जो है वो अपनी माता के नाम से ही जाना जाए। इसके बाद संभवतः समाज पुरोहित और व्यापारी श्रमिक वर्ग में विभाजित था, फिर भी हड़प्पा के जो सामाजिक पद्धति समानता पर आधारित थी। कमाल की बात यह कि उस समय लोग इतने शिक्षित थे दोस्तों, उस समय के लोग इतने शिक्षित थे कि वहां पर समानता पर जोर दिया गया था। वहां पर कोई कार्य के ऊपर जातियों के ऊपर नहीं बल्कि काम के ऊपर उनको बांटा गया था, उनके काम, जैसे पुरोहित है, व्यापारी हैं, श्रमिक हैं, ठीक है, इस तरीके से समानता पर आधारित उनका ये प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का यूज करते थे। सोना, चांदी, हाथी दांत, ताम्र, सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे उनके यहाँ पर, ठीक है। मछली पकड़ना, शिकार करना उनके दैनिक क्रियाकलाप के हिस्सा थे।
नारियां काजल पाउडर श्रृंगार सारे काम करती थी, ठीक है। और शतरंज खेलने के प्रमाण भी उस समय के मिले हैं। मिट्टी की बनी खिलौना की गाड़ी से मिली जब बच्चे मनोरंजन करते होंगे, खेलते होंगे। और अंतिम संस्कार की 3 पद्धतियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों ही प्रचलित थी दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि कितने ही इनका सामाजिक जीवन कितना बेहतर था। अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन देखिए, धार्मिक रूढ़ियां कर्म कांडों को महत्व दिया जाता था बिल्कुल। मूर्तियां ताबीज़ों के अतिरिक्त मोहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा वृक्ष वगैरह इससे हमें जानकारी मिलती है। मातृ देवी और पशुपति की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था। पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो मातृ देवी और पशुपति की शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर पशुपति, शिव के दाईं ओर चीता, और ये ठीक है, ये चीज सारे हमारी हमने देख ली। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है लिंग पूजा। लिंग पूजा प्रचलित थी और स्वास्तिक के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत में लोग विश्वास करते थे। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इनके आर्थिक जीवन की, कि इनकी आर्थिक प्रक्रिया किस तरह से चलती थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का प्रमुख जो आधार है वो कृषि है, पशुपालन, शिल्प और व्यापार सभी है। हड़प्पा सभ्यता में 9 फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास, मटर, राई, तिल, सरसों, चावल तथा बाजरा। देखिए, आपको ये बात अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की, तो आपने आंसर क्या लगाओगे, आप लगाओगे जौ, क्योंकि जौ की सबसे पहले खेती करनी सीखी थी। उसके बाद गेहूं आया था दोस्तों, ठीक है। आर्थिक जीवन के बारे में बात और करते हैं। तो इस काल में तरबूज, केला, सभी तरीके के जो फल थे इनसे परिचित थे लोग, ठीक है। और लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, यह वनावाली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हम इसको इस ट्रिक से याद करते हैं कि लकड़ी का हल बनवाली, लकड़ी के हल बनवाले, है ना, इस तरीके से। तो बनवाली जो आपका प्रमुख स्थल है वहां से प्राप्त हुआ है। ताम्र और टिन से देखिए कांस्य निर्माण की प्रविधि इन्हें प्राप्त, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र और टिन मिश्रण से बनता है, यह इन्हें पता था। देखो, ये यही कारण है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा माप के लिए दशमलव पद्धति, तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी वो लोग गणित वगैरह, नापतोल वगैरह से परिचित थे। और फुट और क्यूबिक में लोगों को जानकारी थी दोस्तों। तो इसका मतलब ये कितना जागरूक लोग थे, है ना। इसके अलावा लोथल से गोदी बाड़ा का साक्ष्य मिला है। फारस की मोहरें, भाई, व्यापार का संकेत भी मिला है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सबसे पुरानी सभ्यता अगर पूछी जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इराक की सभ्यता है जो मेसोपोटामिया, और वहाँ की जो बेलनाकार मोहरें वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब मान सकते हैं कि ये लोग हो सकता है वहाँ से स्थानांतरित हुए हों। अच्छा, और बाकी हड़प्पा में बढ़ई, शिल्पकर्म, ये सारे काम करते थे, कपड़ा बुनना वगैरह ये सारे काम करते थे। और व्यापार वाणिज्य जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु को लेकर ये अपना काम चलाते थे। अगले हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। तो स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार हुए, उन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी बताया। सैंधव शासक युद्ध प्रिय नहीं थे, ठीक है। सैंधव का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के से रिलेटेड नहीं है, इसलिए सैंधव कह रहा है। विजय और साम्राज्य विस्तार में उनको कोई रुचि नहीं थी और वे व्यापार वाणिज्य में रुचि लेते, समझदार थे, पढ़े लिखे होंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था वणिक वर्गों के हाथों में थी। अब नगरीय योजना देखते हैं कि नगरीय योजना किस तरह की थी आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो नगरीय प्राय 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी भाग और निम्न भाग। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको आप ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नगर जो होते थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक होता था ऊपरी भाग, एक होता था निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत था, जिसमें राजकीय इमारतें होती थी, खाद्य भंडार होते थे। जो राजा के महल होते थे, ये उनकी बात कर रहा है। जो राजा के महल होते थे ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें आपके ये जो छोटे भवन होते थे ये आपके लोगों के होते थे। भवन जो समान क्षेत्रफल के थे, सड़कों के किनारे निर्मित होते थे। भवनों के दरवाजे पीछे गलियों में खुलते थे। ये कमाल की बात है। आज हम लोगों के जितने भी दरवाजे होते हैं सब मेन गेट, मेन रोड पर ही खुलवाते हैं, लेकिन ये जो छोटे जो निम्न भाग में होता था, जो निम्न भाग जो होता था,
इसमें गलियों के अंदर दरवाजे खुलते थे, मुख्य रोड पर दरवाजे नहीं खुलते थे। ठीक है। नगर और घरों के विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रिड पद्धति अपनाते थे ये लोग। पक्की नालियों की व्यवस्था पाई गई है यहाँ पर, यानी ये जल का निकास वगैरह सारी चीज जानते थे। यहाँ पर ये ईंटों का निर्माण कर लेते थे और एक निश्चित अनुपात में इसको अनुपात करते थे, 4:2:1 में ईंटों का निर्माण कर लेते थे। निकास प्रणाली मैंने बताया, निकास प्रणाली इनके यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर प्रचलित थी। ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया में अनुपस्थित थी, वो चीज़ भी हमको यहाँ देखने को मिली है, ये भी कमाल की बात है। सभी भवनों में स्नानागार बनाए गए थे। जो हम स्विमिंग पूल आज बनाते हैं ये लोग पहले से यूज करते थे दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और मोहनजोदड़ो में तो विशाल स्नानागार मिले। मैं अभी आपको इसकी फोटो दिखा दूंगा, अभी मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा आपको। ठीक है। धोलावीरा के 3 भागों में से 2 भाग दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत का मतलब है कि जैसे कि लड़ाई वगैरह करने के लिए तो दुर्ग बना देते थे ऊंचे ऊंचे, ये वो है। जल संग्रह करने बांधों के निर्माणों का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ। जल संग्रह भी होता था, जल संग्रह करने के लिए ये बांध जो है इसका साक्ष्य धोलावीरा से मिला है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये इस तरीके से था। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके के आपको देखिए गलियां हैं, ये जब खुदाई हुई है तो इस तरीके के देखिए पूरे रोड मिले हैं और ये अंदर की तरफ जो थे गेट वगैरह खुलते थे। यहाँ पर नालियों की जो नालियों का निकास है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि नालियों का जो निकास है वो इस तरीके से था। यहाँ पर इस तरीके से देखिए नगरीय योजना में आप देखिए ये है स्नानागार जिसकी आपको फोटो हमको प्राप्त हुई है। ये NCERT जो बुक है वहाँ से हमने पिक्चर ली है। इसको देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े स्नानागार बनाए जाते थे। ठीक है। अब लिपि तथा लेखन के बारे में बात करें तो देखिए लिपि पूछते हैं कि इस टाइम जो लिपि थी ये लोग कौन सी लिपि का यूज करते थे, तो इसे चित्राक्षर लिपि कहते थे और ये अब तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। हमने अभी पढ़ नहीं पाई है लिपि, क्योंकि चित्राक्षर है ना, चित्रों के माध्यम से लिपि लिखी जाती है। इसमें मछली और यू आकार की हमें कई ज़्यादा चिन्ह मिले हैं। मछली और यू आकार के हमें यहाँ पर चिन्ह भी मिले हैं इस लिपि में। इसमें 400 चिन्ह है इसके अंदर। और पुस्त्रोफेदम लिपि जो है जिसमें जो ये लिखी गई पुस्त्रोफेदम लिपि, जो कि बाईं से दाईं ओर, जैसे कि हम लिखते हैं वैसे ही बाईं से दाईं ओर ये लिपि पुस्त्रोफेदम लिपि मिली है। ठीक है। बाकी चित्रों का अंकन सेलगढ़ी के आयताकार मोहरों तथा ताम्र गुटिकाओं पर हुआ है। ठीक है। और इस लिपि के विद्वानों ने संस्कृत का आद्य स्वरूप अथवा आद्य द्रविड़ लिपि माना है। तो ये अलग चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुस्त्रोफेदम लिपि इंपॉर्टेंट है। मछली और यू आकार के जो चिन्ह मिले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का हमने सब चीज़ पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था थी, आर्थिक सामाजिक हर तरीके से पढ़ा। अब हम समझेंगे कि इसके पतन के कारण क्या हुए। तो देखिए पतन किसी को नहीं पता, लेकिन सबने अटकलें लगाई हैं, क्योंकि वो लोग नदी के किनारे रहते थे। काम धंधा करने के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो पानी के नदियों के किनारे रहते थे। अब पहला तो कारण यही बनता है कि बाढ़ आ गई होगी। पहला तो कारण यही बनता है कि बाढ़ आ गई होगी। ठीक है, या तो बाढ़ आ गई होगी या फिर आर्य जो कि बाद में आए थे ईरान से होकर, उन्होंने आक्रमण कर दिया होगा अपने स्वामित्व को बढ़ाने के लिए। और या फिर जलवायु परिवर्तन, अचानक से जलवायु परिवर्तन हो गया हो जो वो ना झेल पाए हों इसलिए मर गए हों। कोई महामारी फैल गई हो। ठीक है। या प्रशासनिक शिथिलता हो गई हो। ठीक है, जो कि जॉन मार्शल कहते हैं। जॉन मार्शल की वजह से खुदाई हुई थी, इनकी परमिशन से, इस टाइम के ये अंग्रेज अफसर। और जल प्लावन हो गया हो, यानी डूब गए हो वो, ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। तो ये सारे कारण बताए हैं विद्वानों ने। अब कौन विद्वान है क्या है, सबकी अटकलें ही हैं ये मात्र। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछे क्या कारण हो सकते हैं तो आप बता सकते हैं इसमें। अच्छा, तो दोस्तों इस वीडियो को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। ठीक है, आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।